दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक और विचारक अरस्तू के प्रमुख ग्रंथ और उसके विचारों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अरस्तू के प्रमुख ग्रंथ और उससे संबंधित प्रमुख विचार और कथन। दोस्तों आप जानते हैं कि अरस्तू विलक्षण प्रतिभा का धनी था और उसने अपने समय में लगभग सभी विषयों पर लिखा है। अरस्तू को राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है और इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पश्चिमी जगत में राजनीति विज्ञान अरस्तू से प्रारंभ होता है। अरस्तू से पहले प्लेटो ने राजनीति पर विचार किया था, लेकिन उसका संपूर्ण ज्ञान कल्पना और आदर्श पर आधारित है। वो अपने कल्पना लोक में ही खोया रहता है और वास्तविकता से कोई संबंध नहीं रखता। प्लेटो की पद्धति निगमनात्मक है और केवल इस बात पर वो विचार करता है कि आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, यथार्थ से उसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सबसे पहले जो है क्रमबद्ध रूप से राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र पर विचार करने वाला विचारक अरस्तू है। प्लेटो के द्वारा राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का पद भी नहीं प्रदान किया गया। वो राजनीति शास्त्र को नीति शास्त्र का ही अंग मानता है, लेकिन राजनीति विज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का पद प्रदान करने का कार्य अरस्तू के द्वारा किया गया। आप जान लीजिए कि अरस्तू ने अपने समय में लगभग सभी विषयों पर लिखा, चाहे वो प्राणी शास्त्र हो, प्राकृतिक विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, शिक्षा, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भाषण कला, काव्य लेखन, इन सभी विषयों पर उसने लिखा है। और कई ऐसे विषय हैं जिनमें अरस्तू की रचनाओं को प्रथम क्रमबद्ध ज्ञान वाली रचना कहा जाता है और कई विषयों में अरस्तू को उस विज्ञान का प्रारंभकर्ता या जनक माना जाता है। अगर हम अरस्तू के रचित ग्रंथों या अरस्तू द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या की बात करें तो अरस्तू ने लगभग 400 ग्रंथों की रचना की है। आप जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अरस्तू ने लगभग 400 ग्रंथों की रचना की है और इसके प्रमुख ग्रंथों में आप देखिए फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, पोएटिक्स, डी एनिमा, लॉजिक, रेटोरिक, कैटेगरीज, इंटरप्रिटेशन, हिस्ट्रीज ऑफ एनिमल्स, ऑन द हिवेंस, ये सभी ग्रंथ अरस्तू के द्वारा लिखे गए हैं। आप जान लीजिए कि अरस्तू जो है सर्वतोमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति था। उसने सभी विषयों पर लिखा है। इनकी कुल संख्या लगभग 400 के आसपास बताई जाती है। राजनीति शास्त्र पर उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो 2 रचनाएं हैं, उनमें एक आप जानते हैं पॉलिटिक्स और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस। और ये भी कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस की रचना करने के लिए उसने उस समय के प्रचलित 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। हमने ये जो टॉपिक लिया है ये है अरस्तू के द्वारा रचित ग्रंथ या अरस्तू की रचनाएं। तो इसमें अरस्तू की बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं वो विभिन्न विषयों पर लिखी गई हैं, लेकिन हमारे काम की जो 2 महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, एक तो पॉलिटिक्स और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस है। तो सबसे पहले पॉलिटिक्स के बारे में जानेंगे। दोस्तों जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है अरस्तू का, ये पॉलिटिक्स है, जो कि 8 भागों में विभाजित है। पॉलिटिक्स जो है ये राजनीति शास्त्र पर लिखित सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हमने पहले ही कहा कि राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र की शुरुआत या क्रमबद्ध शुरुआत या अलग विषय के रूप में शुरुआत अरस्तू के द्वारा की गई। तो आप जान लीजिए कि पॉलिटिक्स राजनीति शास्त्र पर लिखित सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसी ग्रंथ में पहली बार राजनीति को एक वैज्ञानिक स्वरूप दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी ग्रंथ में यानी अरस्तू की पॉलिटिक्स में पहली बार राजनीति को वैज्ञानिक स्वरूप दिया गया है। बार्कर एक विचारक हैं, अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर ने
अरस्तु की रचना पॉलिटिक्स को मैग्नम ओपस कहा है। ये लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ रचना। तो पॉलिटिक्स को मैग्नम ओपस बार्कर ने कहा है और इसका अर्थ होता है राजनीति की सर्वश्रेष्ठ रचना। और सामान्य रूप से ये चर्चा की जाती है कि पॉलिटिक्स की रचना में लगभग 15 वर्ष लगे थे। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, आप जान लीजिए कि पॉलिटिक्स की संपूर्ण रचना में लगभग 15 वर्ष लगे थे। अरस्तु की ख्याति इस संबंध में है कि इसे राजनीति विज्ञान का जनक या फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस की संज्ञा दी जाती है। और मैक्सी एक विचारक हैं। मैक्सी ने अरस्तु को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कहा है। अरस्तु को प्रथम राजनीति वैज्ञानिक की संज्ञा मैक्सी के द्वारा दी गई है। दोस्तों, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का पद प्रदान करने का कार्य भी अरस्तु के द्वारा किया गया है। और अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को मास्टर साइंस या सर्वोच्च विज्ञान कहा है। ये देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि अरस्तु, एक तो आप जानते हैं कि राजनीति विज्ञान का जनक है, मैक्सी ने उसे प्रथम राजनीति वैज्ञानिक कहा है और राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का पद प्रदान करने का कार्य अरस्तु के द्वारा ही किया गया है। और अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को मास्टर साइंस की संज्ञा दी है। ये आप जान लीजिए कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को न केवल स्वतंत्र विज्ञान का रूप दिया, वरन सर्वोच्च विज्ञान की स्थिति भी प्रदान की है। आप जान लीजिए कि राजनीति शास्त्र के संबंध में अरस्तु का ये मानना है कि ये समस्त मानव समाज के कल्याण का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र या सर्वोच्च विज्ञान है, मास्टर साइंस या आप कह सकते हैं सुप्रीम साइंस। मास्टर साइंस या सुप्रीम साइंस की संज्ञा अरस्तु ने राजनीति शास्त्र को दी थी और उसी का ये कहना है कि ये समस्त मानव समाज के कल्याण का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। दोस्तों, अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का प्रारंभकर्ता माना जाता है। अरस्तु को कंपेरेटिव पॉलिटिक्स का प्रारंभकर्ता माना जाता है क्योंकि एथेंस का संविधान लिखने से पूर्व इसने तत्समय में प्रचलित 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया है, उनकी अच्छाइयों और बुराइयों को परखा और उसी के आधार पर उसने एथेंस का संविधान लिखा है। अरस्तु को संविधानवाद का भी जनक कहा जाता है और अरस्तु का जो संविधानवाद है ये विधि पर आधारित है, जिसमें कानून आधारित जो भी चीज़ें हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है। यानी संविधान सम्मत शासन या संविधान आधारित शासन, विधि के शासन या विधि पर आधारित, कानून पर आधारित शासन का जो प्रारंभिक लेखन है वो अरस्तु की रचनाओं में मिलता है। और अरस्तु ने अतिवाद का समर्थन नहीं किया है। न तो वो अति की बात करता है, न अल्प की बात करता है, और वो मध्यम मार्ग का प्रतिपादन करता है। मध्यम मार्ग का मतलब ये है कि ये जो है जो भी चीज़ें या विचार देता है वो व्यवहारिक दृष्टि से सही होनी चाहिए और उसमें वो व्यवहारिकता के साथ साथ संतुलनकारी चीज़ों को भी प्राथमिकता देता है। इसीलिए कहा जाता है कि कन्फ्यूशियस के बाद अरस्तु जो है मध्यम मार्ग का जो सबसे बड़ा प्रतिपादक है। दोस्तों, कैटलिन, देखिए कैटलिन एक विचारक हैं। कैटलिन ने उसे मध्यम वर्ग का दार्शनिक कहा है। अरस्तु ने ही सबसे पहले कहा कि मैन इज ए सोशल एनिमल या मैन इज पॉलिटिकल एनिमल। ये कथन अरस्तु का है। व्यक्ति एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है, ये कथन अरस्तु के द्वारा कहा गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। आप सभी जानते हैं कि हम कभी न कभी अपनी चर्चा में कहते हैं कि समाज से अलग होकर व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है, तो ये कथन भी अरस्तु का है। अरस्तु कहता है कि व्यक्ति एक सामाजिक और राजनीतिक प्राणी है। यदि कोई व्यक्ति समाज से अलग रहकर जी सकता है तो वो या तो पशु है या देवता। अरस्तु ने जो अध्ययन पद्धति अपनाई उसकी अध्ययन पद्धति अनुभव सिद्ध और आगमनात्मक है।
प्लेटो की अध्ययन पद्धति निगमनात्मक थी, जबकि अरस्तु की अनुभवात्मक पद्धति और आगमनात्मक पद्धति है, और इसके पद्धति को टेलियोलॉजिकल मेथड या सोद्देश्यपरक पद्धति कहा जाता है। अरस्तु ने राज्य की परिभाषा किस रूप में दी है, ये जानना जरूरी है। दोस्तों, अरस्तु राज्य की परिभाषा देते हुए कहता है कि राज्य कुलों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। अरस्तु ने राज्य की परिभाषा देते हुए कहा है कि राज्य कुलों और ग्रामों का ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अरस्तु का एक और महत्वपूर्ण कथन है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, इसका मतलब ये है कि पूर्णता पहले आती है। राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। इसका तात्पर्य अरस्तु का ये है कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ है, वरन उसके कहने का अभिप्राय ये था कि मानसिक या वैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ है। व्यक्ति तो आया, व्यक्तियों ने ही या व्यक्ति ने राज्य का निर्माण किया, लेकिन अरस्तु का कहना है कि राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है और मानव प्रकृति की उच्चतम शक्तियों का विकास राज्य में होना स्वाभाविक है, सेबाइन के अनुसार। तो इसी तरह अरस्तु का कहना है कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, लेकिन प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। इसका मतलब ये है कि राज्य अधिक विकसित है और पूर्ण है, इसलिए और मनुष्य उसका अंग मात्र है, इसीलिए राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। राज्य का उद्देश्य निर्धारित करते हुए प्लेटो ने इसे सर्वोच्च अच्छाई या हाईएस्ट गुड की प्राप्ति करने वाला संगठन कहा है। आप जान लीजिए कि परिवार, ग्राम और राज्य ये सभी विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं। प्रत्येक समुदाय की स्थापना किसी प्रकार की अच्छाई या श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए की जाती है। परिवार और गांव प्रत्येक अन्य समुदाय का उद्देश्य किसी विशिष्ट या निम्नतर अच्छाई की प्राप्ति करना है, लेकिन राज्य पूर्ण और विकसित संस्था है, इसका उद्देश्य सर्वोच्च अच्छाई की प्राप्ति करना है। इसलिए स्वाभाविक रूप से राज्य समुदायों का समुदाय मात्र ही नहीं, बल्कि ये सर्वोच्च समुदाय है। और अरस्तु कहते हैं कि ये व्यक्ति के भौतिक नैतिक व्यक्तित्व का पूर्ण विकास का जो साधन है वो राज्य है। राज्य सर्वोच्च समुदाय है और सभी अन्य समुदाय इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण तथ्य है, अरस्तु के समय में इक्लेसिया जो है एथेंस में शासन संबंधी विचार कार्य करने के लिए संस्था थी, और हेलिया न्याय कार्य करने के लिए जो है वो संस्था होती थी, ये सभा होती थी। सभा जो है अरस्तु के समय में एथेंस में इक्लेसिया और हेलिया न्याय कार्य के लिए संबंधित संस्था थी। एक विचारक हैं E.M. फोस्टर, इन्होंने कहा है कि अरस्तु सभी प्लेटोवादियों में सबसे महान है। तो ये जो था ये महत्वपूर्ण वीडियो था अरस्तु के प्रमुख ग्रंथ पर और उसकी रचनाओं पर आधारित। तो एक बार फिर से अरस्तु की प्रमुख रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। अरस्तु ने लगभग अपने समय में प्रचलित सभी विषयों पर लिखा है। जीव विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, शिक्षा, तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, काव्यशास्त्र, भाषण कला, इन सभी विषयों पर लिखा है। उसके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 400 मानी जाती है, जिसमें मुख्य रूप से फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, पोएटिक्स, डी एनिमा, लॉजिक, रेटोरिक, कैटेगरीज, इंटरप्रिटेशन, हिस्ट्रीज ऑफ एनिमल और आन हीवेंस प्रमुख हैं। लेकिन राजनीति दृष्टिकोण से, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के दृष्टिकोण से पॉलिटिक्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एथेंस महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, पॉलिटिक्स जो है ये अरस्तु का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, 8 भागों में विभाजित है, और पॉलिटिक्स से राजनीति शास्त्र के जो है अध्ययन और लेखन की महत्वपूर्ण शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि इसी ग्रंथ में पहली बार राजनीति को एक वैज्ञानिक स्वरूप दिया गया और अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो इस आधार पर पॉलिटिक्स ही वो प्रथम पुस्तक है जो राजनीति शास्त्र के अध्ययन और आधारों को पहली बार निरूपित करती है।
तो ये था आज का वीडियो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक और विचारक अरस्तु के प्रमुख ग्रंथ और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।